नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं उन चीज़ों को मानता हूं कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता है। तो मैं एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच को भी मानता हूं, यानी किसी भी बीमारी की उत्पत्ति में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है और उसमें से गलत भोजन भी एक चीज़ है और हमारा मन, गलत सोच का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य में जीने लगते। तो मन एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रकार के बीमारी के जैसा अनुभूति पैदा कर सकता है, जिसमें कि आपको क्लिनिकली वो बीमारी नहीं हो लेकिन आपको उसका लक्षण प्रकट हो। तो मन बहुत बड़ी शक्ति है और मन को समझना भी हर एक चिकित्सक के लिए ज़रूरी है। तो जो आदमी भी किसी भी व्यक्ति को उसका कोई भी बीमारी ठीक करना चाहता है तो बिना मन को समझे ये नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का विशेषज्ञ कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो फिलॉसफी है कि हर बीमारी गलत भोजन से होता, गलत सोच से होता और गलत जीवन शैली से होता। उसमें से एक एस्पेक्ट मन भी है। तो आज मैं मन के बारे में बात करूंगा। और आज कल जो है 6 मई था, तो कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था। 6 मई का दिन बहुत खास है और ये मन से जुड़े एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्मदिन है 6 मई को। और उस शख्सियत का नाम हमें नहीं लगता कि आपने नहीं सुना होगा। उस शख्सियत का नाम है सिगमंड फ्राइड। और ये एक बहुत ही विवादास्पद साइकेट्रिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, बेसिकली फिजिशियन ही थे। बाद में न्यूरोलॉजी में उनका ट्रेनिंग हुआ और आगे चल के उन्होंने साइकेट्रिक विधा को इस्टेब्लिश किया। तो खासकर इनको साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, और इनको मॉडर्न साइकोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। वैसे तो साइकोलॉजी विधा, जो साइकोलॉजी का अर्थ होता है, साइकोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ द साइंस। साइक मतलब सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन। यानी पहले साइकोलॉजी का जो भी अध्ययन होता था वो दार्शनिक लोग किया करते थे, फिलोसफर लोग किया करते थे। लेकिन आगे के दिनों में, खासकर जो आपका 18वीं 19वीं शताब्दी में की शुरुआत में जो है, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कि साइकोलॉजी को अलग विधा के रूप में स्थापित किया। और उन्हीं लोगों में से वैसे तो बहुत लोग आए, लेकिन जेम्स और उंड को कहा जाता है, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। और उसके बाद तब फ्राइड आए और फ्राइड ने आधुनिक मनोविज्ञान की स्थापना की, जिसमें कि जो है कि मनोविश्लेषण एक बहुत इम्पोर्टेंट विधा था, साइको एनालिसिस, उसकी स्थापना की। और आज इन्हीं का जन्मदिन है, 6 मई को इन्हीं का जन्मदिन है। और इनका सारा जीवनी हम लोग यहाँ समझेंगे, कैसे ये एक व्यक्तित्व पैदा हुआ और कैसे इसने पूरी मानवता को नए तरीके से मनुष्यता को सोचने समझने के लिए विवश कर दिया। कैसे इनके थ्योरी से हिटलर को डर लगने लगा था, क्यों हिटलर इनको ऑस्ट्रिया से हटाना चाहता था। इन सब चीज़ों को हम विवेचना करेंगे और इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे थे कि साइकोलॉजी कैसे कैसे डेवलप हुआ, तो शुरू में जेम्स और उंड थे। तो उंड जो थे वो जर्मनी के थे और जेम्स, ये दोनों ने सबसे पहले जो है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शुरू किया। उसका आधुनिक मनोविज्ञान का दौर आया, जिसमें कि फ्राइड ने कहा कि हमारे हर गलत जो भी बीमारी है हमारा मानसिक, उसका कहीं न कहीं उसकी जड़ जो है हमारे अनकॉन्शस में है। तो इन्होंने अनकॉन्शस की बात शुरू की कि उसका जड़ हमारे अनकॉन्शस में है। और इन्होंने कुछ ऐसी भी थ्योरीज दी जो कंट्रोवर्शियल माना गया। और इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया कि सेक्सुअल एनर्जी होता है हर आदमी में, और अगर जो है कि गलत सेक्सुअल अर्ज को अगर दबाया जाए किसी स्टेज में, तो आगे चल के वो मानसिक विकार के रूप में जन्म लेता है। यानी हर मानसिक विकार किसी न किसी रूप से आपके सेक्सुअल एनर्जी को दबाने से होता है। हालांकि फ्राइड का केवल यही कंसेप्ट नहीं था, उन्होंने और भी चीज़ों पर काम किया था, लेकिन ये थोड़ा सा विवादित स्टेटमेंट था उनका। और जो सेक्सुअल फिलॉसफी उन्होंने दिया, तो इस पर बहुत विवाद हुआ। तो बहुत लोग जो उनके आगे के कामों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने एक धारणा बना लिया कि फ्राइड मतलब सेक्सुअलिटी। तो इसी ढंग से बहुत लोग उनके पूरी बातों को नहीं समझ पाए। हालांकि उन्होंने बहुत सारा चीज़ उन्होंने खोजा, जैसे सपनों का अध्ययन
उन्होंने करना शुरू किया, पहला वैज्ञानिक अध्ययन। हालांकि उससे पहले भी कुछ लोग ट्राई किए थे, लेकिन इन्होंने उसको लिख करके दिया और स्लीप पर किताब लिखा। फिर तो वो सब हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद आए जो है कि व्यवहारवाद का ज़माना आ गया, बिहेवियरिज्म का ज़माना आ गया मनोविज्ञान में। और वाटसन ने और इन्होंने खासकर बाद में लोग ऑब्जेक्टिव हो गए कि नहीं, हमारा जो बिहेवियर है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ कर सकते हैं, उस पर चर्चाएं होने लगी। तो फिर वाटसन आए और स्किनर आए, कंडीशनिंग पावलोव भी आए। उन्होंने जो है कि पावलोव एक्सपेरिमेंट हर आदमी जानता है कि कैसे पहले डॉग को रोटी दिया गया, फिर घंटी के साथ उसको कंडीशन करा गया, फिर घंटी भी बजता था तो लारा जाता था। तो ये पावलोव जो रसिया के थे वो आए। तो फिर मामला चला गया बिहेवियरिज्म की ओर, व्यवहारवाद की ओर चला गया। उसके बाद फिर साइकोलॉजी जो डेवलप हुआ, उसका मोस्लो आए और रोगर आए। ये दोनों ने मानवीय मूल्यों की बात की कि नहीं, मनुष्यता का जो मेन काम है वो काम है काइंडनेस, परोपकार। तो कोई भी चीज़ जो हो रहा है हमको उस नज़रिए से देखना है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की स्थापना हो गई। और उसके बाद फिर जैसे जैसे विज्ञान तरक्की किया तो अब लोग समझने लगे कि नहीं, हमारे कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन में गड़बड़ी है, तभी हमारा माइंड गड़बड़ हो जाता है। ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ है दोस्तों, वो आप जानते होंगे कि ब्रेन मतलब हमारा दिमाग, और माइंड मतलब जो सोचते हैं, जो विचार हम रखते हैं, तो वो जो चीज़ है। तो दोनों, तो बाद में कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा पर लोगों का ध्यान गया और लोग ये मानने लगे कि नहीं, हमारे अगर ब्रेन में गड़बड़ रहेगा तो भी हमारा बिहेवियर उसके अनुसार चेंज होगा। तो बाद में उसका, और नोम चॉम्स्की बहुत बड़े अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और बहुत सारे ब्लैक करके एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और आजकल तो लोग इसी चीज़ को मानता है। हालांकि इसके बाद भी आज जिस मुकाम पर साइकोलॉजी मनोविज्ञान खड़ा है, तो आज इस मुकाम पर भी फ्राइड अप्रासंगिक नहीं हुए हैं। उनकी बहुत सारी बातें आज भी प्रासंगिक हैं और सही है, और उन्होंने बेस बनाने का काम किया, खासकर आज के ज़माने के लिए। तो इसलिए उनकी महत्ता हमेशा रहेगी। और आज उनके जन्मदिन पर हम उनके जीवन को फिर से एक नए तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक व्यक्तित्व पला बढ़ा। और 84 साल जीवन जी करके इस आदमी ने कैसे 83 साल जीवन जी करके इस व्यक्तित्व ने कैसे मानवता को चेंज किया, उसका सोचने समझने का ढर्रा ही चेंज कर दिया। पूरी मानवता एक नए तरीके से सोचने लगी। इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जब भी दो तो पूरा ज्ञान दो। जो मैंने समझा फ्राइड को वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो कुछ अपनी बातें भी उसमें बताऊँगा कि मैं कैसे सोचता हूँ। आपका क्या सोच है वो आप अपने कमेंट में लिखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ऐसा है मित्रों, इनका जन्म हुआ था, फ्राइड का जो जन्म हुआ था, फ्राइड का फैमिली ही बिल्कुल अनूठा था। क्योंकि फ्राइड की जो माँ थी वो इनके पिता की तीसरी पत्नी थी, पहली बात। दूसरी बात कि इनका उम्र और इनके फादर के उम्र में 40 साल का डिफरेंस था। यानी कि इनके फादर इनके पिता जैसे नहीं, इनके दादा जैसा दिखते थे। और इनके जो भाई थे, यानी कि इनके पिता के और जो पत्नी से संतान था, तो उस ढंग से इसका आप बोल सकते हैं हाफ ब्रदर। तो जो फ्राइड के जो हाफ ब्रदर थे वो फ्राइड से करीब करीब 20-25 साल बड़े थे। यानी फ्राइड के जो भाई थे वो इनके पिता की उम्र के थे, और इनके जो पिता थे उनके दादा की उम्र के थे। और फ्राइड की जो माँ थी वो उनके पिता से करीब करीब 20-25 साल छोटी थी। तो ये जो चीज़ था, तो ये थोड़ा सा सामान्यतः ऐसा होता नहीं। तो फ्राइड का जो जीवन शुरुआत ही हुआ तो उन्होंने इस प्रकार से देखा। तो जाहिर सी बात है उनको अलग प्रकार का एक सोच, एक माहौल मिला, तो उसके चलते ही हो सकता है उनको अलग प्रकार का अनुभूति होने लगा। फ्राइड शुरू से ही टैलेंटेड थे, और 6 मई 1856 में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया, जो कि एक अलग देश है आज के ज़माने में, और ऑस्ट्रिया के फ्रीबर्ग शहर में इनका जन्म हुआ था। और जो है कि जन्म हुआ था 1856 में 6 मई को। और जैसा हमने बताया कि शुरू से मेधावी थे। ये 7 से 10 साल के उम्र में ही करीब करीब
8-9 भाषाएं सीख गए थे। और ये पोलीग्लॉट कहा जाता है उन लोगों को जो ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, जानते हैं। तो इनको ग्रीक पता था, इनको लैटिन पता था, इनको अंग्रेजी पता था, इनको जर्मन पता था, फ्रेंच पता था, इटालियन पता था। तो ये सब भाषाओं के ज्ञाता थे और बेसिकली ये यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता जो थे वो यहूदी थे। और तो फ्राइड जो थे, जो इनका जो परिवार था वो कैसा था वो आप समझ सकते हैं। तो इनके पिता जो थे वूल मर्चेंट थे और ऊन के व्यापारी थे और मोटा मोटी ठीक ही था। इनका परवरिश जो हुआ वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तंगी नहीं था उस लिहाज से अगर देखिएगा तो। लेकिन फ्राइड जो है शुरू में इनको फैमिली से था कि लॉ वगैरह शुरू में पढ़ना चाहते थे। बाद में इनको लगा कि हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई इन्होंने किया और ऑस्ट्रिया से इन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई किया और वियना से। और करीब करीब एमडी इन्होंने कर लिया 1881 में, ये एमडी कर लिए थे। यानी कि 1885 में इनका उम्र 30 साल का होगा, तो 27 साल में जो है कि इनको इनको जो है 25 साल की उम्र में इनको एमडी की डिग्री मिल गई थी। तो आप खुद समझिए कि और एमडी जो इन्होंने किया था वो न्यूरोलॉजी में किए थे। तो न्यूरोलॉजी में एमडी करने के बाद उस दौरान फ्राइड चाहते थे कि वो ऐसे ब्रांच में जाएं जिसमें जल्दी सेटलमेंट हो। तो उस दौरान न्यूरोलॉजी एक नया ब्रांच था। डॉक्टरी प्रोफेशन में वो बीमारी जो मानसिक बीमारी है, जो नर्वस सिस्टम का जो बीमारी है, तो उस बीमारी के बहुत कम डॉक्टर हुआ करते थे। तो न्यूरोलॉजी थोड़ा सा नया ब्रांच था, तो उसमें सेटलमेंट आसान था क्योंकि कम डॉक्टर थे, कंपटीशन कम था, इसलिए उन्होंने न्यूरोलॉजी को चुना। और शुरू में ये थोड़ा सा इकोनॉमिक ओरिएंटेड थे, पैसा कमाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अच्छा प्रैक्टिस पर ध्यान दिया इन्होंने न्यूरोलॉजी पर और ज्वाइन कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर लिया और करीब करीब एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल तक गए और समझिए अपने विभाग के एचओडी हो गए और वियना यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ये प्रोफेसर हो गए। तो उसके बाद करीब करीब 30 साल का जब उम्र हुआ, चूँकि 25 साल में एमडी करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर लिए थे और 30 साल की उम्र तक उन्होंने नौकरी किया। 5 साल अच्छा से प्रैक्टिस भी किया, अच्छा से पूरा काम वाम में एक्सपर्ट हो गए। उसके बाद इनके जीवन में घटना घटा, और घटना कब घटा, जब ये 29 साल के थे। तो 1885 ईस्वी में हुआ ये कि ये चले गए चारकोट के यहाँ, जो कि पेरिस में रहते थे। और चारकोट एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे, आज भी चारकोट ट्राइड हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चारकोट एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे जो कि बहुत सारा उन्होंने काम किया है, लेकिन वो हिप्नोसिस पर काम करते थे। यानी हिप्नोटिज्म जो त्राटक विद्या हम लोग जानते हैं, तो हिप्नोसिस पर काम करते थे और वो अनकॉन्शस यानी कि पर काम करते थे कि अवचेतन मन जो है आदमी का, उसको अगर हम मतलब कि चेतन मन को अगर हम कैप्चर कर लें तो अवचेतन में कुछ भी फीड कर सकते किसी भी आदमी के, और उसके अनुसार किसी आदमी को भी बदल सकते हैं हम। तो हिप्नोटाइज उसको कहते हैं। तो हिप्नोसिस पर काम करते थे चारकोट। तो चारकोट से एक बार जाके मिले, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पेरिस गए थे। तो उनसे जब इनका भेंट हुआ तो इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। ये क्लिनिकल माइंडेड थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, प्रैक्टिस करना है। बाद में इनकी रुचि थोड़ा रिसर्च मोड में चले गई, ये कि रिसर्च करने लगे और खासकर टॉकिंग ट्रीटमेंट का विकास इनके अंदर होने लगा। हिस्टेरिया पर काम करने लगे, क्योंकि हिस्टेरिया पर चारकोट भी काम कर रहे थे। हिस्टेरिया एक बीमारी होता है जो कि आजकल अलग नाम से जाना जाता है, उसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं आजकल के ज़माने में। लेकिन हिस्टेरिया जो एक बीमारी हुआ करता था, जो कि जिसको कहते थे वो यंग फीमेल्स में होता था, और यंग फीमेल्स में होता था और उसमें फीमेल्स को लक्षण मिलने लगता था, जैसे कि धड़कन होना, जैसे माथा दर्द करना, कमर दर्द होना, बदन दर्द होना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, वगैरह वगैरह वगैरह। और लेकिन जब डॉक्टर जांच करता था तो ऑब्जेक्टिवली उसको कोई लक्षण मिलता नहीं था। उसका लीवर, किडनी सब ठीक ठाक रहता था, लेकिन फिर भी उसको भूख नहीं लगता था, वगैरह इस प्रकार का चीज़। तो बाद में तो इस बीमारी को हिस्टेरिया कहते थे। और इसका जो बाद में जाकर के ये हिप्नोसिस यानी हिस्टेरिया और ये सब पर काम करना शुरू कर दिए। और इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? फ्राइड को इसकी प्रेरणा मिली
जब वो चारकोट से मिले, जो पेरिस में एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, तब वो जब वो चारकोट से मिले तब इनको फिर इनको लगा कि नहीं, हमको हिप्नोसिस में काम करना है, और साइकेट्री वाले विधा में मुड़ गए। शुरू में न्यूरोलॉजी और साइकेट्री एक ही था, लेकिन जो बीमारी ऑब्जेक्टिवली जिसको आप कर सकते हैं, वो जिसमें आपका टॉकिंग का कोई ज़्यादा मतलब नहीं, दवा से आपको ठीक करना है, तो वो जो विधा है वो आपका न्यूरोलॉजी है। लेकिन जिसमें टॉकिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो जो चीज़ है वो साइकेट्री हो जाता है। तो वो वाला ब्रांच की ओर ये मुड़ गए। न्यूरोलॉजी से इनका साइकेट्री में रुझान बढ़ गया और इन्होंने फिर हिस्टेरिया का इलाज और उस पर जब सोचना शुरू किया, तब इन्होंने ये सोचा कि खासकर जो उस प्रकार की लेडी का जब पूरा ट्रीटमेंट करना शुरू किया, तो ये क्या करते थे, फ्री एसोसिएशन। इन्होंने कहा फ्री एसोसिएशन मतलब मरीज को सब बात बोलने दो और उसके वार्तालाप से वो सब पकड़ना शुरू कर। इसी बीच में, इससे पहले जब ये प्रोफेसर बन गए थे, जब ये चारकोट से नहीं मिले थे, उससे पहले यानी 1881 ईस्वी में जब ये 25 साल के थे तो एमडी किए थे और उसके बाद प्रोफेसर बन गए। उसके बाद इनका टीचिंग लाइन में हो गया था, मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर ऐसे करके बन गए थे। 5 साल रहे वहाँ पर। तो उस दौरान ही ये कोकेन वगैरह पर काम करने लगे और कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये ड्रग लेने भी लगे, सिगार पीना शुरू कर दिए। एक दिन में करीब 20-30 सिगार ये पिया करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये दूसरे को भी बोलते थे कि तुम कोकेन लो, कोकेन दिया भी करते थे ये, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके वो देखते थे, क्योंकि ये कोकेन जो देते थे बेसिकली ये कोकेन देकर के उसके चेतन मन को दबा देते थे और अंदर के अवचेतन की बातों को वो निकालते थे। क्योंकि जब आप कोई भी नशीला चीज़ खाते हैं तो आपका चेतन मन जो है शांत हो जाता है, तो अवचेतन का भाव जो है उसको अगर कोई आदमी चाहे तो वो आपके अंदर से निकाल सकता है। तो इस प्रकार का वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अनकॉन्शस की बात उन्होंने कहा कि भाई अनकॉन्शस में। तो जब और उसी दौरान जब ये कोकेन वगैरह लेने लगे थे, हालांकि अंत तक ये आदत उनका जारी रहा सिगार पीने का। यही कारण है कि इनकी जो मौत थी वो उनका ये जौ का कैंसर हो गया था इनको, और इनको मारना पड़ा था, ये ओपीएम मॉर्फिन देकर के इनको मारना पड़ा था। और इनका जो है कि 23 सितंबर 1939 को इनको मौत दिया गया। इनको ये खुद बोले थे कि हमको दर्द बहुत होता है, हम नहीं सह सकते, तो करीब 83 साल की अवस्था में इनको खुद ही स्वतः समझिए, इच्छा मृत्यु समझिए, तो ये खुद लिए हैं। तो खैर वो अलग बात है, हम उस सब पर आएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये कोकेन वगैरह लेने लगे थे, और उसी दौरान जो है कि इनको जो उनको उस पर चारकोट से मिले, तो चारकोट से मिले 1885 में चारकोट से मिल के आए, तो फिर ये हिस्टेरिया पर काम करने लगे। और इनके बारे में कंट्रोवर्सी भी बहुत सारा है कि जैसे ये अपने मरीजों से भी शारीरिक संबंध बनाया करते थे। कभी कभी हिस्टेरिया की जब लेडी आती थी तो उसको ये टॉकिंग ट्रीटमेंट देते थे, और बेसिकली वो जो फुलफिल्ड सेक्सुअल अर्ज होता था, तो इनका मानना था कि अगर हम उस अर्ज को पूरा कर दें तो फिर वो महिला का कंप्लेंट दूर हो जाता था। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो अर्ज नहीं फुलफिल होता था, इसीलिए वो ऐसा लक्षण प्रकट करती थी। तो ये कई बार इनको ऐसा पाया गया है कि अपने पेशेंट्स के साथ ये सेक्सुअली ये एंटेंगल भी हो गए हैं, तो और उसके बाद ये उसको ठीक किया करते थे। तो इनके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ा है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ा हुआ है। जैसे हम आपको बताए थे पिछले बार जो वीडियो बनाए थे विश्व किताब दिवस पर, तो शेक्सपियर के जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व किताब दिवस। तो शेक्सपियर का भी जो था उनका भी बहुत सारे महिलाओं के साथ संबंध था, तो उनका भी सिफिलिस से उनका देहांत हुआ था। तो वो भी जो भी इस प्रकार का व्यक्ति होता है वो इन सब चीज़ों में डूबा रहता है, क्योंकि वो अलग नज़रिए से देखता है इसको। जो हम लोग में आप कह सकते हैं कि जो तंत्र विद्या है, तो तंत्र में भी यही कहा जाता है कि आप डूब जाइए उसमें, और भोग के बाद ही त्याग होगा। तो आप जम करके जो भी मांस मदिरा और जो है कि सुरसुरा और सुंदरी को जम के डूब जाइए, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा तंत्र विद्या में मानते हैं। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि उसी ढंग से ये भी अपना करने लगे।
और ये हर चीज़ों में सेक्स को एक प्रमुखता देने लगे। इनका कहना था कि इन्होंने लिबिडो नामक शब्द खोजा। तो लिबिडो का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है वो रहता है। और बच्चों में जो भी बीमारी होता है आगे चल के मानसिक बीमारी, उसका कारण है कि जो हमारा सेक्सुअल एनर्जी ठीक से वो सही डायरेक्शन में नहीं आ पाया, तो हमको ये बीमारी हो गया। इसलिए उन्होंने ओडिपल कम्प्लेक्स की बात कही। ओडिपल कम्प्लेक्स एक बहुत जो ओडिपस एक नाटक का एक पात्र है, जिसमें कि बहुत पुराना नाटक है, और उसमें ओडिपस जो है अपने फादर को मार देता है, क्योंकि उनको अपनी मदर का रूप देख करके उसी से वो शादी कर लेता है। बाद में उसको आत्मग्लानि होता तो अपने दोनों आँख को फोड़ लेता है। खैर वो अलग पात्र है। तो यानी कि इनको अपनी माँ से प्रेम हो जाता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने ओडिपल कम्प्लेक्स कहा कि भाई किसी भी जो मेल है, मेल बच्चे को अपनी माँ के से पहला प्यार होता है, और प्यार ही नहीं होता, वो सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन भी पाता है अपनी माँ से। तो उसी में स्टेजिंग इन्होंने कहा था कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है किसी भी आदमी का दिमाग जो डेवलप करता है, तो हालांकि इस पर लोगों का इस पर ऑब्जेक्शन है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ओरल, एनल, फैलिक, लैटेंट और जेनाटल, ये 5 स्टेज है। तो 0 से 1 साल तक ओरल फेज होता है, जिसमें कि कोई भी बच्चा अपनी माँ का निपल पीता है तो उसी से वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेता है। उसके बाद एनल फेज आ जाता है, जिसमें कि बच्चा जो है मलद्वार के द्वारा जो है एनल ग्रेटिफिकेशन लेता है। और उसके बाद 3 साल से 6 साल तक, तो एनल फेज 1 साल 3 साल तक रहता है। और बच्चा जब 3 साल 6 साल के बीच में रहता है तो फैलिक स्टेज आता है, यानी कि अपने जेनेटिलिया को रगड़ करके वो सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन पाता है। और उसके बाद उसका सेक्सुअल जो ऊर्जा है वो रोक दिया जाता है। और करीब 6 साल से लेकर के जब पुबर्टी तक, जब उसका जवानी आ जाता है खिल करके, उस उम्र तक उसका दबा रहता है, लिबिडो जो है वो इनएक्टिव रहता है उस समय, तो उसको लैटेंट फेज बोलते हैं। और बाद में जो है कि डेथ तक जो है जेनाटल फेज में आदमी रहता है। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का विसंगति आएगा तो उसमें जो है कि वो गड़बड़ी आएगा। तो ऐसा इन्होंने खोजा और ये अपना थ्योरी लिखा, किताब लिखा। ये लिखते बहुत थे और पढ़ते भी बहुत थे। तो जाहिर सी बात है इसी दरमियान आपके बहुत सारे और भी आए थे जो अनकॉन्शसनेस पर काम कर रहे थे। इसी दौरान नीत्शे आए थे, जो जर्मन विचारक थे, दार्शनिक थे, तो वो भी बहुत कुछ लिख के गए थे। तो इनको भी ये पढ़ते थे और जो है कि उससे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और तब जा कर के इनका जो है ये डेवलपमेंट आया। और जो बहुत सारे लोगों को पढ़ करके, खासकर शोपेनहावर थे, नीत्शे थे, हर्टमैन थे, तो ये सबसे ये प्रभावित हुए। इवन शेक्सपियर से भी प्रभावित हुए थे। शेक्सपियर का बहुत सारा नॉवेल भी पढ़े थे और शेक्सपियर के कैरेक्टर पर ये इन्होंने भी किताब लिखा था, हेलमेट वगैरह पर भी। तो ये बेसिकली और डार्विन वगैरह से भी प्रभावित थे। तो और चूँकि हर भाषा जानते थे तो पढ़ते बहुत थे ये, और उसको फिर अपने ढंग से इंटरप्रेट करते थे। और जाहिर सी बात है जब चारकोट से हुआ था तो हिस्टेरिया को भी देखने लगे थे। तो इन्होंने फिर उसी ढंग से इनका, आप समझ सकते हैं कि माहौल उसी ढंग का मिला इनको। और उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले कि 1885 में तो आ गए मिल करके चारकोट से। और 1886 में जो है 30 साल की उम्र में जो है कि 1886 में ये जो अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए, रिजाइन कर दिए नौकरी से और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए। और अपना वो हिप्नोसिस, हिस्टेरिया का मरीज सब देखने लगे, क्योंकि उसमें इनको रुझान आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ज़्यादा सेक्स, वो अपनी मरीज़ के साथ भी सेक्स करते थे तो ज़्यादा ग्रेटिफाई होते थे। जो भी हो, वो कंट्रोवर्सी तो हर आदमी के साथ जुड़ा रहता है। तो वो उनको लगा कि हमको यही काम करना है, तो अपना वो प्राइवेट क्लिनिक अपना खोल लिए, नौकरी से त्यागपत्र दे दिए और अपना क्लिनिक 1886 में खोल लिए वियना में ही। और उन्होंने फिर IPA का स्थापना किया आगे चल करके, इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन। बाद में जाकर के इनके शिष्य हो गए थे कार्ल गुस्ताव जंग, और एडलर भी इनसे जुड़े थे। और ये वेडनेसडे मीटिंग किया करते थे, तो हर एक वेडनेसडे को लोग मिलते थे और मिल करके डिस्कस किया करते थे। तो उस दौरान समझिए तो साइकोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि आप अगर देखिएगा तो जो 3 साइकोलॉजिस्ट थे जो कि इनसे जुड़े हुए थे, जो इनके समकालीन थे ऑलमोस्ट। एक थे आपके फ्राइड, दूसरे थे इनके जो शिष्य थे वो जंग, कार्ल गुस्ताव जंग, और तीसरे थे
एडलर, एल्फ्रेड एडलर। तो ये तीनों जो है कि किसी न किसी रूप में फ्राइड से जुड़े रहे। हालांकि बाद में 1913 ईस्वी में इनके जो बहुत अच्छे अनुयायी थे, वो आपके जंग, वो इनसे अलग हो गए थे और वो अपना अलग विचार देने लगे थे। लेकिन आप बाद में आगे चल के देखिएगा कि वो कहीं न कहीं फ्राइड से प्रभावित हुए थे। तो फ्राइड ने उस ज़माने में एक नया काम किया था कि अगर किसी को भी कुछ भी हो रहा है तो गड़बड़ी उसके अनकॉन्शियस में है। और पहली बार फ्राइड ने बताया था कि हमारा जो चेतन मन है वो केवल 10% हिस्सा है और बाकी जो है बाकी चीज़ें अनकॉन्शियस में है। और ये तो सेक्सुअल थ्योरी उन्होंने दिया ओडिपल कॉम्प्लेक्स का, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया वो किया था कंसेप्ट ऑफ जो एक आदमी का जो पर्सनालिटी होता है वो 3 चीज़ से बना होता है। वो है आपका ईद और सुपर ईगो और ईगो। तो ईद, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 चीज़ से बना होता है। तो ये इसका जो खोज है वो इन्होंने किया था। हालांकि आप देखिएगा तो भारतीय संस्कृति में अगर इसको कोरिलेट कीजिएगा ईद और ईगो और सुपर ईगो को, तो भारतीय संस्कृति में उसका जवाब मिलेगा जो तामसी, राजसी और जो है सात्विक। तो इसको आप समझने के लिए आप ये वाला कर सकते हैं जो कि गीता में कितना साल पहले कहा दिया गया। इसलिए आज के डेट में भी कहा जाता है कि सबसे अच्छा ग्रंथ अगर साइको एनालिसिस का है, अगर कोई स्क्रिप्चर है, तो वो है आपका गीता। तो आज भी गीता से अच्छा स्क्रिप्चर नहीं हो गया, लेकिन चूंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो आपके बात को नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से ही मानेगा और सब चीज़ को वो उसी ढंग से लिटरेचर लिखेगा। तो जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से जब सोचेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने चीज़ को ही अच्छा मानेगा। लेकिन आपको तो हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको खुले मन से आंकना है किसी भी आदमी को। तो आप भारत में रहते हैं तो आपके लिए भी फ्राइड को जानना है, लेकिन ये जानना है कि फ्राइड जो बात बोले वो गीता में पहले से ही कहा गया कि भोग के बाद ही त्याग होगा। और अगर आप और ये बहुत पहले बोल दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था रिप्रेशन, कि सेक्सुअल ऊर्जा को जब दबाइएगा तो फिर वो मानसिक विकार के रूप में निकलेगा। तो ये बात तो बहुत पहले से बोला जा रहा है यहाँ पर इंडिया में कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, उन्होंने सबने कहा कि दमन शब्द और ध्यान। तो ध्यान क्या है? आप ध्यान करने जब बैठते हैं तो उसमें होता क्या है, आप अपने चेतन मन को कंट्रोल कर देते तो अवचेतन जो आपका हावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ये ऑलरेडी भारतीय दर्शन में कहा दिया गया था, लेकिन चूंकि वो अलग ढंग से वो लोग सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा में सुनना चाहते हैं, जो भी उनका है, तो वो आपके बात को नहीं मानेंगे, वो अपना बात को ही मानेंगे। तो जो भी हो, तो उन्होंने जो है कि ईद का कंसेप्ट दिया और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया और ईगो का कंसेप्ट दिया। अब ये तीनों को हम लोग समझते हैं, ये तीनों चीज़ क्या था। तो ईद जो है, ईद कहते हैं एनिमलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि किसी भी आदमी के अंदर में एक पशु है, जैसे एक आदमी के अंदर एक जानवर भी है और एक आदमी के अंदर एक देवता भी है, दोनों का संतुलन से जीवन चलता है। यानी एक आदमी के अंदर तामसी वृत्ति भी है जो उसको गलत चीज़ करने के लिए उकसाता है, और एक आदमी के अंदर देवता का गुण भी है जो उसको बहुत ही अच्छा करने के लिए कहता है। लेकिन जीवन न जानवर वाले गुण से चल सकता, न देवता वाले गुण से चल सकता। जीवन जीने के लिए आपको बीच का रास्ता अपनाना होगा। तो ये जो बीच का रास्ता है, इसी को ईगो कहते हैं। तो ये जो हुआ, यही चीज़ है ईद और ईगो और सुपर ईगो, यही 3 चीज़ का कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि पर्सनालिटी यही 3 चीज़ से का कुल समन्वय है। तो यही है, और इसमें गड़बड़ी आएगा तो अलग अलग बीमारी होगा, ये उन्होंने कहा था। तो जो भी कोई खराब आदमी होता है तो वो अपने ईद को जगा देता है, तो इसलिए वो जो है कि ये हो जाता है, एनिमलिस्टिक बिहेवियर करने लगता है, क्योंकि वो। और जो सुपर ईगो जो होता है, और ये जो ईद है और ये जो ईगो है, सुपर ईगो है, ये दोनों अनकॉन्शियस दिमाग में रहता है। यानी कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में आपका अच्छाई भी छुपा हुआ है और खराबी भी छुपा हुआ है, ये दोनों आपके अनकॉन्शियस में छुपा हुआ है। और 10% जो दिमाग है वो चेतन मन है, कॉन्शियस, यही ईगो है जो कि इन दोनों को बैलेंस बना के रखता है। यानी कि आपका जो राजसी गुण है ये तामसी और सात्विक को कंट्रोल करके रखता है। तो इसको आप कैसे समझिएगा? इसको समझिएगा कि सपोज कीजिए कि कहीं पर आप बहुत सारा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लिया कि कोई आदमी जानता है कि हम गाड़ी चलाएंगे तेज़ी से तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो सात्विकता यानी कि जो सुपर ईगो है वो कहेगा कि गाड़ी एकदम धीरे धीरे चलाओ, बिल्कुल धीरे धीरे चलाओ,
तो उस ढंग से तो आप कहीं पहुंच नहीं पाइएगा। और जो आपका एनिमलिस्टिक बिहेवियर है वो बोलेगा एकदम उड़ा दो, जो भी है उड़ा दो, जो भी आए उड़ा दो। और लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपका ईगो है जो आपको बोलेगा नहीं भैया, जहाँ पर भीड़ रहे वहाँ पर गाड़ी तेज़ी से धीरे धीरे चलाओ, देख के चलाओ, और जहाँ पर भीड़ नहीं रहे वहाँ तेज़ी से चलाओ। तो ये जो चीज़, जो गुण है जो कि आपको कहता है कि भैया बीच का रास्ता निकालो, यही चीज़ है आपका जो है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते कि कोई आदमी कहता है कि नहीं भैया बिल्कुल घुस नहीं लगा, गलत होने ही देंगे, गलत कहीं पर होने नहीं देंगे, बर्दाश्त के बाहर का चीज़ें गलत नहीं होने देंगे, तो वो हुआ आपका सुपर ईगो। वो बोलेगा नहीं गलत बिल्कुल नहीं होने देंगे, कहीं पर कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 इंच भी नहीं हो सकता। और कोई एनिमलिस्टिक बिहेवियर आपका ईद बोलेगा नहीं, गलत करते रहो, जम के गलत करो, जम के गलत करो। लेकिन जो आपका ईगो है वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा गलत करो कि पकड़ाओ भी नहीं। तो आपका जो ईगो है, जो ईगो को कंफ्यूज मत कीजिएगा अहंकार से, ईगो अलग चीज़ है वो, बट लेकिन ये जो ईगो बोले कि ईद ईगो और सुपर ईगो, इनके अर्थों में जो ईगो है वो है बैलेंसिंग फैक्टर, जो आपका राजसी गुण जिसको आप कह सकते हैं, ये राजसी गुण है कि आपको ना तामसी है वृत्ति है, ना जमा करने का वृत्ति है, ना आपको एनिमलिस्टिक बिहेवियर है, और न ही सात्विक का गुण है, और बीच में रहते हैं। तो इस प्रकार का चीज़ है। तो इन्होंने वो कहा था, हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय चिंतना में वो ऑलरेडी वो सब समाया हुआ है। तो भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है, वो हर चीज़ बता चुका है पहले। खैर वो लोग आपको नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं हम ही नया खोजे हैं, क्योंकि वो सब कुछ पहले अपने लिटरेचर में डाल देंगे, सब कुछ उनका है। तो ठीक है, आप उसको जान लीजिए मोटा मोटी, किसी का नाम से क्या कीजिएगा। तो वही चीज़ हम आपको कह रहे थे कि जो आपका जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर है वो आपका ईद है, जो आपका जो डिवाइन जो जेस्चर है आपका बिहेवियर है वो आपका जो है कि आपका सुपर ईगो है। और ये दोनों अनकॉन्शियस में रहता है, कहीं न कहीं आपके भीतर एक जानवर भी है, कहीं न कहीं आपके भीतर एक देवता भी है, और सामान्यतः आप उसको दबा के रखते हैं, देवता को भी दबा के रखते हैं, और जो है कि दानव को भी दबा के रखते हैं। तो आपका जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस मन है, वो अपने हिसाब से हर जगह चीज़ों को मैनिपुलेट करके चलता है, और अगर इसमें गड़बड़ी आ जाए तो आपको मानसिक विकार होने लगता है। तो इन्होंने ईद इसका भी कंसेप्ट दिया, और अनकॉन्शियस थ्योरी भी दिया, साइको एनालिसिस का थ्योरी दिया, जो कि इनका कहना था कि आप पकड़िए कि अंदर में क्या क्या पाश्विक गुण है, क्या क्या दैवीय गुण है, उसका पूरा इंटरव्यू लीजिए, उसको टॉकिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये खोज जो करने वाला आदमी था वो, जो खाली बातचीत करके आप किसी को ठीक कर दीजिएगा। तो ये जो गुण जो सबसे पहले दुनिया को, आधुनिक दुनिया को जो सिखलाया, वो सिखलाया था आपका जो है कि, हालांकि गीता में देखिएगा तो गीता में क्या किए, वो भी जो भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए, तो वो क्या उपदेश दिए, वो भी तो समझिए वो साइको एनालिसिस ही था। पूरा का पूरा गीता क्या है, साइको एनालिसिस है। उसको हर ढंग से समझाए अर्जुन को। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके जो है कि अपना छोड़ दिए गांडीव कि नहीं भैया हमसे नहीं मारा जाएगा, अपने ही देखो। तो उसको समझाए कि देखो भाई तुम जो है कि क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है वो युद्ध करना, तो इसके तुम मत सोचो। और उन्होंने दिखलाया कि मरता कौन है दुनिया में, रूप बदलता है, आत्मा तो अमर है। तो इसीलिए जो है कि वो बोले कि अपना धर्म जरूर निभाना चाहिए। तो वही चीज़ समझाए हैं गीता में। तो उसी ढंग से ये अंग्रेजी भाषा में अपने तरीके से चीज़ों को कहने की कलाकारी उन्होंने फ्राइड ने किया, और हर चीज़ के अंदर वो सेक्स, दमित सेक्स की भावना को उन्होंने रखा। तो ये तो आप देखिएगा कि इंडियन जो सेइंग्स में भी आप देखिएगा, ओशो ने भी कहा था संभोग से समाधि तक। तो उन्होंने अच्छा से विश्लेषण किया है अपनी किताब में, संभोग से समाधि तक। और उन्होंने कहा है कि यदि आपको समाधि पाना है तो आप उसमें भोग में उतरिए, जम के सेक्स कीजिए, तो देखिएगा कि फिर उस समझ में आ जाएगा कि इसमें मज़ा नहीं है। तो फिर तब आप एक स्टेप ऊपर जाइएगा, कुंडलिनी जागरण होगा। अब मूलाधार चक्र से आपका जो है कि अधिष्ठान चक्र और सब ऊपर बढ़ते जाइएगा और सहस्रार तक पहुँचिएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये भारतीय दर्शना में बहुत पहले से कह दिया गया, लेकिन जो है कि फ्राइड ने इसको कहा था अपने तरीके से और नए ज़माने की भाषा में उन्होंने कहा था, इसलिए ये इनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहा गया। और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ कहा कि अगर आप किसी के अवचेतन को पकड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका है कि आप उसके
उसके सपनों का अध्ययन कीजिए कि सपना में वो क्या देखता है। तो सपनों के अध्ययन के द्वारा आप किसी भी आदमी के अंदरूनी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं। तो वो जो पकड़ने की कला है जो है कि ये वो जो पकड़ने की कला है वही जो है कि आपको यहाँ पर इन्होंने सपने के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ द ड्रीम्स जो इन्होंने किताब लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स जो किताब लिखा, तो वो जो आप खुद सोचिए, आप जो चीज़ जैसे मान लीजिए कोई आदमी उपवास किया तो उसको सपना में भोजन आ जाएगा, क्योंकि जिस भावना को आप दबाए हैं वो अवचेतन में जो दबा हुआ है वही चीज़ आपको सपना में खाना आप खा लिए। तो वही चीज़ जो दमित भावना को जो है आदमी पूरा करता है सपना में। तो यही चीज़ ओशो भी कहे थे और आगे चल के, और उससे पहले जो फ्राइड ने उन्होंने कहा, और जो कि उनका जो दौर था 1856 से 1939 के बीच में, तो उन्होंने कहा, तो यही सब उन्होंने जो कहा। तो और वो अनकॉन्शियस चीज़ को उभारने के लिए वो कोकेन वगैरह सब दिया करते थे, तो ये सब ट्रीटमेंट करते थे और हिस्टेरिया का ट्रीटमेंट करते थे। उसमें वो उस महिला के साथ सेक्स भी करते थे, सेक्स करके वो सेटिस्फाई करते थे उसको, और तब जो है कि उसका अंदर का वो सब चीज़, सब सिम्टम होना बंद हो जाता था। तो ऐसा उन्होंने किया है। और हालांकि ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप बहुत सारा अगर देखिएगा, बहुत सारा और भी चीज़ अध्ययन कीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ मिलेगा कि जो खासकर जो हिस्टेरिया का जो इलाज होता है, अभी हम लोग बोलते, हम लोग जो MBBS किए हैं, MD किए हैं, तो हम लोग भी सीखे हैं कि एक बीमारी होता है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। उसमें कोई महिला आपको कभी बोलेगी कि 4-5 जगह का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी उसको कहते हैं, जिसमें कि 4-5 सिस्टम का गड़बड़ी मिलेगा, लेकिन जब जांच कराइएगा तो देखिएगा कि किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसको लक्षण मिलेगा उस सब सिस्टम का। तो जब उसमें वही है, आप उसको अच्छे से बात कीजिए, सहानुभूतिपूर्वक उससे बात कीजिए जो भी है, तो फिर देखिएगा कि वो फिर ठीक हो जाती है। और सिंपल अगर पानी भी नॉर्मल लाइन भी चला दीजिएगा तो भी वो ठीक हो जाती है। तो अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कोई भी करता है। तो ये सब चीज़ का जो सबसे पहले जो है कि अच्छे तरीके से, और चूँकि बोलते थे, किताब बहुत लिखते थे, तो इसीलिए इनका नाम बहुत हुआ। ये जो है कि सिगमंड फ्रायड काम तो करने के लिए इनसे पहले भी जो है कि आपको बताया कि चारकोट कर रहे थे, हिप्नोसिस पर काम कर रहे थे, नित्से से भी ये सीखे थे। और आप देखिए कि नित्से जो है बहुत कम उम्र में मर गए, ये तो 83 साल जिंदा रहे, लेकिन नित्से जो जर्मनी के थे वो भी बहुत बड़ा बड़ा खोज किए, और नित्से जो है कि बहुत बड़ा बड़ा खोज किए, और कैसे आदमी महान बनता है वो बहुत कुछ बताए। तो जो है कि अपने समय में जर्मनी के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया ये के बारे में। और आप देखिएगा कि नित्से जो है बहुत कुछ बताए। तो नित्से इनसे पहले आए थे, वो 1820-25 में ही जन्मे थे। और आप देखिएगा कि उन्होंने कैसे जीनियस बना जाता है, तो वो सब उन्होंने बताया था। नित्से ने कहा कि जलन को अपनाओ, कोई चीज़ किसी से जलो तो उसको नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में ले जाओ तो तुम महान बन जाओगे। और उन्होंने धर्म का विरोध किया था नित्से ने, इसलिए नित्से को कभी भी अपने जीवन काल में ये नाम नहीं मिला उनको। शराब नहीं पीना है, कोई भी नशा नहीं करना है, क्योंकि ये चेतन मन को ये अवरोध कर देगा, और भगवान मर गया है, ऐसा उन्होंने लिखा था नित्से ने। तो नित्से को भी ये पढ़ते थे तो उससे भी प्रभावित हुए थे। और उसके अलावा सोसाइटी कैसे बनता है उसके बारे में भी नित्से ने लिखा था कि जीनियस होता है और हर्ड होता है। तो जीनियस में 2 प्रकार का जीनियस होता है, क्रिएटिव जीनियस और हिडन जीनियस। जैसे बेथोवन जो बहुत बड़े संगीतकार थे, और जो लियोनार्डो दा विंची जो बहुत अच्छे पेंटर थे, जो कि मोनालिसा उनकी पेंटिंग है, तो वो सब क्रिएटिव जीनियस थे जो अपने बात को बाहर दुनिया में ले पाए। और बहुत सारे हिडन जीनियस होते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे जो लोग हैं जो उन्होंने काम कर दिया लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया। और कुछ लोग होते हैं जो हर्ड में रहते हैं, जो कि भीड़ में रहते हैं, और जैसे लास्ट मैन जो होता है वो कुछ नहीं करता, आपको आगे निकलिएगा तो आपका टांग खींचेगा। इसीलिए ये बहुत आगे की बात नित्से भी किया करते थे। और नित्से जो है मात्र 55 साल जिंदा रहे थे, और 15 अक्टूबर 1844 में प्रूसिया में जन्मे थे। तो नित्से से भी बहुत प्रभावित हुए थे, शोपेनहावर से भी प्रभावित हुए थे, शेक्सपियर से प्रभावित हुए थे। तो किसी भी आदमी को समझना होगा तो उसके बारे में तो आपको ये भी जानना होगा कि वो आदमी पढ़ता किसको था। चूँकि ये बहुत सारा भाषा जानते थे, इसलिए वो हर भाषा के लिटरेचर को पढ़ लेते थे। तो जाहिर सी बात है इनका बुद्धि कितना तेज था। जैसे आप सुने होंगे भारतीय एक थे जो बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, सांकृत्यायन, तो वो भी बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। तो ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं और दुनिया में हर प्रकार के नॉलेज को फिर अपने ढंग से
जो है कि ये करके वो जाते हैं दुनिया में। तो और ऐसे लोगों को उनके जीवन जीते बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन फ्राइड इस मामले में लकी थे कि जीवन जीते जीते ही उन प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत पैसा कमाए वो, तो जीवन जीते ही प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन जो है कि ये चीज़ नीत्शे के साथ नहीं हुआ था। तो खैर जो भी हो, तो हम लोग फ्राइड की बात आप आज कर रहे हैं। तो फ्राइड ने जो काम किया है, तो आप सबसे पहले जानिए कि उन्होंने वो केवल सेक्स थ्योरी नहीं दिया, लिबिडो का ही थ्योरी नहीं दिया, केवल ओडिपल कम्प्लेक्स ही नहीं समझाया, बल्कि वो अनकॉन्शसनेस की बात करते थे। वो साइको एनालिसिस की अनकॉन्शस के बात को पकड़ लीजिएगा तो बीमारी पकड़ा जाएगा। आपके अवचेतन में क्या है, तो अवचेतन को पकड़ने के लिए उन्होंने साइको एनालिसिस का बात कहा, हिप्नोसिस का बात कहा, कि फ्री एसोसिएशन का बात कहा, रिप्रेशन का थ्योरी दिया। तो ये सब जो उन्होंने बताया कि इस ढंग से आप अवचेतन को पकड़ के इलाज कर सकते किसी भी व्यक्ति का, और टॉकिंग ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। और साथ ही साथ जो है कि कभी कभी किसी को आप ये बेहोश करके भी आप उसको नशा दे करके भी उसके अंदर के बात को निकाल सकते। जैसे आदमी जब शराब पी लेता है तो बहुत कुछ जो जनरली नहीं बोलता है वो भी बोलने लग जाता है, तो वो सब बात भी निकलवाते थे ये। तो एक विधा के रूप में इन्होंने शुरू किया और उस ज़माने के लिए नई बात थी, और ऑब्जेक्टिवली उसको लिख करके शो किया उसको। तो इसीलिए ये समझिए तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जो माना जाता और बोला जाता कि फ्राइड के पहले की दुनिया क्या थी और फ्राइड के बाद की दुनिया कैसी है। तो ये जो चीज़ है, तो अब क्या हुआ कि ये सब किया, और साथ में किसी के अनकॉन्शियस को पकड़ने के लिए ड्रीम्स यानी इसके सपनों को भी जानना होगा, तो ये बात भी उन्होंने बताया। तो उस पर भी एक अलग किताब लिखा। तो ये बहुत सारा किताब लिखे, जो कि 1900 के आसपास में उन्होंने अनकॉन्शियसनेस पर किताब, स्लीप पर किताब लिखा। तो ये सब बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये वेडनेसडे सोसाइटी चलाने लगे, इंटरनेशनल साइको एनालिसिस एसोसिएशन बनाए, IPA बोलते हैं, जो जिसमें कि जिसके पहले अध्यक्ष बनाया गया कार्ल जंग को, बनाया गया गुस्ताव जंग को, जो कि 10-12 साल तक उसके इनके साथ रहे। बाद में जंग का विचारधारा बदल गया और जंग उनसे अलग हो गए। जंग ने कहा था कि अनकॉन्शियस भी एक नहीं है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी अलग चीज़ है, और किसी का एक सामान्य अनकॉन्शियस भी अलग चीज़ है। तो ये बाद में अलग अलग चीज़ उन्होंने कहा। तो ये जो चीज़, तो इसलिए बाद में उनसे अलग हो गए। एडलर ने बाद में आगे चल करके इंडिविजुअलाइजेशन की बात कही, और एडलर ने कहा कि इंसान इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया एडलर ने। और एडलर ने कहा कि जो आदमी अंदर से जितना कमज़ोर होगा वो उतना बड़ा पद लेना चाहेगा। ये अल्फ्रेड एडलर ने बताया था दुनिया को, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी कम्प्लेक्स दिया था इन्होंने, और इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है एडलर को। तो इंडिविजुअल्स के बारे में वो बात करते थे कि केवल सेक्सुअल चीज़ ही नहीं है, बहुत सारे चीज़ों का मिला जुला करके एक आदमी का जो कि पर्सनालिटी बनता है, इन्वायरमेंट से भी फैक्टर होता है, बहुत सारा उसका परवरिश से भी होता है। तो ये सब चीज़ों को मिला जुला के होता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में अलग अलग विचार दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बीजारोपण जो है कि फ्राइड ने किया था। तो एक कड़ी के रूप में फ्राइड जरूर जाने जाएंगे। तो और उसके बाद हम आते हैं कि इन्होंने बहुत सारा किताब उताब जो लिखा, साइकोलॉजी का स्थापना किया और मॉडर्न साइकोलॉजी साइको एनालिसिस का स्थापना किया, टॉकिंग ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने बताया, फ्री एसोसिएशन का कंसेप्ट दिया। और लेकिन हुआ क्या कि जब ये मनोविश्लेषण करने लगे किसी भी आदमी का, तो हुआ कि हिटलर जो इतना कट्टर था वो ऑस्ट्रिया को भी कब्जा किए हुए था। तो हिटलर जो इतना कट्टर क्यों था, ये सब जब मनोविश्लेषण करके बताने लगे तो बहुत लोग इनका दुश्मन हो गया। और जो गस्टैटो जो था, और से दूसरी बात है कि इन्होंने जो कहा कि इनका अपने जो है कि और भी लोगों से भी गलत रिश्ता था, इनकी अपनी साली के साथ रिश्ता था, और इनको अपनी बेटी जो थी, इनका जो है टोटल 6 संतान हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा प्यारा जो इनकी बेटी थी, इनकी शादी जो हुई थी वो जो हुई थी जब ये 30 साल के थे, मार्था बर्नी से शादी हुई थी, जो ताउम्र इनके साथ रही, और इनको 6 बच्चे हुए टोटल। और लेकिन इनके साथ ही रहती थी इनकी साली भी, और कहा जाता है कि इनकी साली से भी इनका संबंध था। और इनकी जो बेटी थी एन्ना बहुत सुंदर थी, तो लोग इनका भी उनके साथ रिलेशन जोड़ते हैं। तो खैर दुनिया जो भी जोड़े, लेकिन जो है कि ये निर्विवाद रूप से सत्य था। और इनका नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि ये सब कोकेन वगैरह, सिगार वगैरह बहुत पीते थे, तो आगे चल के इनको जौ का कैंसर हुआ था। और लेकिन जब ये अपने थ्योरी के द्वारा हिटलर के पर्सनालिटी में क्या गड़बड़ी है, उसका एनिमलिस्टिक बिहेवियर यानी कि जो पशुवत गुण है वो क्यों बाहर आ गया,
वो क्यों लोगों को तंग करने लगा। तो ये जो है कि आगे चल के जब लिबिडो को दबाइएगा तो फिर डेथ जो है कि ड्राइव शुरू हो जाएगा इंसान के अंदर। तो वो डेथ ड्राइव के बारे में इन्होंने बताया था कि डेथ ड्राइव शुरू हो जाता है इंसान के अंदर। तो वो जो बताया तो वो बड़ा हिटलर को लगा कि ये तो हमारा पोल खोल देगा, इसीलिए हिटलर इनको मारने के लिए बहुत बार बोला कि तुम भाग जाओ ऑस्ट्रिया से। ये ऑस्ट्रिया नहीं छोड़े थे, अंत तक ऑस्ट्रिया में रहे, लेकिन अंत में 1938 में ऑस्ट्रिया छोड़ के चले गए थे लंदन। और लंदन गए हैं कि 1 साल के अंदर जो है इनका 1939 में देहांत हो गया। और देहांत क्या हुआ कि इनका बहुत सारा किताब उताब सब जला दिया था हिटलर, वो जो है कि सब ये करवा दिया था। और इनकी बेटी इनके साथ थी उस समय जब ये मरे थे, और अंत तक भी मरीज देखते थे ये। और अंत में यही बोले अपने फिजिशियन को कि भैया आप हमको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे के मार दीजिए क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जो है अल्टीमेटली इनको इंजेक्शन दे के मार दिया गया था 23 सितंबर 1939 को। 83 साल की अवस्था थी। और हालांकि जो है कि इनके इसी दरमियान आप समझिएगा तो 1956 में ये जन्मे थे, 1970 में के आसपास में जो है कि आपका ये भी जन्मे थे, आपका जंग भी जन्मे थे, और एडलर भी 1975 में जन्मे थे। तो उसी आसपास में बहुत लोगों का जन्म हुआ था जिन्होंने साइकोलॉजी को एक नया दिशा प्रदान किया और अलग अलग कंसेप्ट दिया। और आज का जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो ये सब का योगदान है। तो इन्होंने नए नई चीज़ों लोगों को बताया और नया नया विधा से लोगों को अवगत किया। और आजकल का जो साइकेट्री खड़ा है वो कॉग्निटिव साइकेट्री का ज़माना है। कॉग्निटिव साइकेट्री यानी कि जो है बायोलॉजिकल साइकेट्री का ज़माना है, और उसको हम भी मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारा ब्रेन भी एक प्रकार का अंग है, जैसे लीवर एक अंग है। तो अगर हम गलत भोजन खाएंगे और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा जम के खाएंगे और उसके हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर में वो चीनी चर्बी बन के तेजाब बन के हमारे दिमाग को भी डैमेज करेगा, उसके चलते भी हमारा बिहेवियर चेंज करेगा। तो आजकल बायोलॉजिकल साइकेट्री का कंसेप्ट है, लेकिन बायोलॉजिकल साइकेट्री भी आ जाए तो भी फ्रॉडियन साइकेट्री का खात्मा हो जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ आप फ्रॉडियन साइकेट्री से समझ सकते, बहुत सारा चीज़ आप बायोलॉजिकल साइकेट्री से समझ सकते। तो आज के दिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे चीज़ों को समझें कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुआ। और जो है कि तब जा कर के जब इंग्लैंड गए तो 1 साल वहाँ रहे और इनका जो है कि इच्छा मृत्यु को ये प्राप्त किए। तो एक बहुत बड़ी हस्ती का, और संजोग से जैसे ही मरे उसके अगले साल जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, यानी कि शायद इनके मरने का ही इंतज़ार हो रहा था। तो ये था आपका सिगमंड फ्राइड के बारे में सारा चीज़। और इनकी बेटी जो थी एना, वो भी आगे चल के साइकेट्रिस्ट बनी और बहुत सारा कंसेप्ट एना भी दी थी। तो ये चीज़ जो था ये इनके जीवन काल में जो इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो बहुत समय समय पर मानवता ने बहुत कुछ मनुष्यों को पैदा किया है जो मानव जाति के सोचने समझने के ढर्रे को चेंज कर दिया। तो निश्चित रूप से उनमें एक व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड था। तो अगर आपको एक अच्छा फिजिशियन बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, तो उसके लिए साइकोलॉजी जरूरी है। और साइकोलॉजी का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान बिना सिगमंड फ्राइड के अधूरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आज 6 मई के दिन ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है हमारी एक बहुत बड़े महापुरुष को कि उनके जीवन को हमने समझा, जो सीखा और वो आपको तक हमने पहुंचाया। तो इसीलिए आज ये दुनिया को सोचना होगा कि कैसा कभी ऐसा विभूति भी पैदा हुआ था जो कभी कभी बिरला ही पैदा होता है। तो आइए आज के दिन हम फ्राइड को याद करें और उनकी बातों को सोचें, समझें, अनुभूत करें, और ताकि हमारा जीवन एक का विहंगम रूप नजर आए, सोचने समझने की नया दृष्टिकोण विकसित हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपना टॉक ख़त्म करता हूं, और उम्मीद है आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम, आपके अंदर मौजूद आत्मा को मेरा प्रणाम। आगे भी अपना प्रेम बनाए रखिएगा। और अपने हर वीडियो में हम बताते हैं कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना तो बंद कर दीजिए, चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा ये वो आदमी खा सकता है जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है, उतना मेहनत अब कोई नहीं करता। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत, हाई फैट डाइट मत खाइए। कम प्रोटीन और फाइबर खाने से बीमारी होता, तो 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात रोज़ खाइए। और 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलने से बीमारी होता है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। और कम से कम आधा घंटा भी
जो है कि रोज़ नहीं धूप दिखाने से बीमारी होता है, ताकि विटामिन डी तैयार हो। आधा घंटा धूप जरूर दिखाइए और कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोने से बीमारी होता है। और मानसिक रोगों में एक कारण जुट जाता है कि वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीने लगना, उससे भी बीमारी होता है, क्योंकि वर्तमान पर ही आपका नियंत्रण है, भूत और भविष्य पर नियंत्रण नहीं है। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभाग अध्यक्ष, मैं अपने आप को होलिस्टिक हीलर कहता हूँ, यानी हर बीमारी को मैं ठीक करता हूँ, मानसिक रोगों को भी मैं ठीक करता हूँ। तो वैसे रोगों के लिए आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं इसी 3 नंबर पर फ़ोन करके। तो कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो जो कि किसी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहता हो, वो हमको फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 9 से 10 बजे रात में कर सकते। और जो है कि आगे भी अलग अलग जो है कि टॉक के द्वारा आपसे हम बातें चर्चाएं करते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है हमको आपसे बात करना। तो जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम बनाएं वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप फ्राइड के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि हम भी जान सकें, और जो है कि क्या हमारा ये टॉक आप पर इफ़ेक्ट छोड़ पाया है, इसके बारे में लिखिएगा। धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से चिंतन जरूर करें। क्या सही है, क्या गलत है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वो सोचने दीजिए। हर बड़ा आदमी हमेशा विवादित रहा है, तो इसीलिए उसको मत सोचिए, और अपना चिंतना लोगों को बताते रहिए और जीवन जीते रहिए। तो इसी में परमात्मा का निवास है। धन्यवाद।